राइट। हम लोगों ने एलएलपी एक्ट पढ़ा लास्ट क्लास में, एलएलपी एक्ट का बेसिक्स पढ़ा हम लोग ने, ठीक है। शेड्यूल्स के बारे में पढ़ा हल्का सा, 4 शेड्यूल्स है, ठीक है। चारों शेड्यूल के बारे में हल्का हल्का मैंने पढ़ा था कि क्या होता है। फिर मैंने पढ़ा था कि इसका नेचर जो होता है वो किस तरीके का है, दैट इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन व्हाट, इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन पार्टनरशिप एक्ट है ना, कंपनी कंपनीज एक्ट, इसके बारे में पढ़ा था हम लोग। फिर हम लोगों से प्रॉपर डेफिनेशन उसके बारे में पढ़ा अच्छे से, बट सिंस डेफिनेशन प्रॉपर्ली क्लियर नहीं था तो इसकी वजह से हम लोग को फीचर्स जो है वो जानना जरूरी था। बहुत सारी चीजें सिमिलर है, जैसे बॉडी कॉर्पोरेट है वो, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन है, पार्टनर्स और एलएलपी दोनों जो है वो अलग है। ये सब चीजें हम लोग ने एलएलपी एक्ट में लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद में हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा। कैरेक्टरिस्टिक्स में यही समझ में आया कि जो बहुत बड़ा डिफरेंस यही है कि लिमिटेड लायबिलिटी जनरली रहता है, बट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वन फ्रॉड और रिजेक्शन। इस केस में क्या होगा, जो पार्टनर्स है वो क्या बन जाएगा, दे विल हैव अनलिमिटेड लायबिलिटीज। ठीक है। अगर एलएलपी ने भी एडवांटेज होता तो पार्टनर्स के साथ में एलएलपी का भी क्या हो जाएगा, लायबिलिटी क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में फर्दर डिटेल अभी आज हम लोग पढ़ेंगे, आज इसी के ऊपर टॉपिक है, छोटा सा क्लास है एकदम, एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद तक नेक्स्ट क्लास तक आपका एलएलपी एक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस खत्म हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्लास तक। तो ये वाला टॉपिक्स था आपके पास में। फिर हमने देखा कि कौन कौन पार्टनर बन सकता है, फिर हमने मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स देखा, फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो ये पार्टनर्स के ऊपर था सेक्शन 7 तक, ठीक है, कि पार्टनर बन कौन सकता है, कौन पार्टनर नहीं बन सकता है, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होगा, एंड डीपी जो है आपका वो कौन होगा, ठीक है। भैया डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है? अभी कल का क्लास करिए सर आप, हैं? भैया बता दीजिए। मैं नहीं बता, बताना तो पड़ेगा भैया, फुल फीस दिया डीपी क्या है। है, डीपी क्या है, तो भैया फुल फीस फीस दिया के है हिसाब भैया। से तो और ही नहीं मिलेगा, क्योंकि फीस के हिसाब से तो कल क्लास खत्म हो गया। डबल थोड़ी ना दिया है कि डबल डबल पढ़ाऊंगा, है। डेजिग्नेटेड पार्टनर किसी को याद है कि क्या था, किसी को याद है डीपी क्या था? हाँ सर, जो मैनेज करता है वर्क, मैनेज लाइक करता है और एक्टिव मेनली पार्टनर। वो तो बाकी पार्टनर पे होता है। डीपी का क्या स्पेशलिटी है? सर जो डॉक्यूमेंट्स में साइन वगैरह करता है। वेरी गुड, कंप्लायंस का सारा काम जो करता है, क्योंकि कभी कभी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो भी पार्टनर बन सकता है। याद है कि इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट दोनों एलएलपी का पार्ट जो है बन सकता बन है। सकता है तो जनरली एलएलपी को जितना कंपनी होता है उसको क्या एक अपॉइंट करना पड़ता है, एक नॉमिनी अपॉइंट डीपी। करता है, एक नॉमिनी अपॉइंट करता है हु विल बी लाइक द डीपी ऑफ द एलएलपी। बेसिकली डीपी क्या करता है, आपको जितने कंप्लायंसेस वगैरह है उसके लिए ये लोग काम करते हैं, राइट। अदरवाइज प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ पार्टनर्स ऐसे हो सकते हैं कि वो लोग एक्टिव नहीं हो सकते, तो उनका वो प्रॉब्लम ना आए इस वजह से जनरली अगर कोई, जनरली सारे पार्टनर्स एक्टिव रहते हैं, बट आपके कुछ स्पेशल पार्टनर्स बनाए गए हैं या फिर कुछ को डेजिग्नेटेड बनाए गए हैं ताकि वो लोग जो है कंप्लायंसेस रिलेटेड सारे काम जो है उसे कर सके, ठीक है। उसके बाद हमने देखा रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड चीज देखा कि कोई डॉक्यूमेंट्स अपने को सबमिट करना पड़ता है, लॉफुल बिजनेस कर रहा है, नाम को प्रिस्क्राइब करना पड़ता है, नाम जो है आप रिजर्व भी करवा सकते हो, आपने आगे पढ़ा था, नाम को रिजर्व करवा सकते हो आप, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फुलफिल करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद प्रॉपर फीस, एंड आपको रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड इन रिलेशन टू द कंप्लायंसेस एंड इनकॉर्पोरेशन हैज बीन कंप्लाइड थ्रू, ठीक है। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज रहेगा वो सब हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हमने ये देखा कि 3 चीज, सर निशांत आया है, एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं। एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है। एक सेकंड, अच्छा, तो मैंने क्या देखा कि 3 चीज आपका है, क्या क्या है, पार्टनर्स का नेम एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नेम एड्रेस, ठीक है, और कोई अदर इंफॉर्मेशन जो कि एलएलपी को चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जाता है, आप इसको सबमिट कर देते हो। अगर आप सबमिट नहीं करते हो देन इन दैट केस आपके ऊपर क्या लगता है, फाइन और पेनल्टी जो है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। जब आप इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा आपका तो आपको क्या मिल जाएगा, एलएलपी आईएन मिलता है क्या, बताओ मेरे को, क्या एलएलपी आईएन मिलता है आपको? हाँ सर। एलएलपी आईएन मिल भी मिलता है आपको, ठीक है। उसके बाद में विद इन 14 डेज जो है रजिस्ट्रार क्या करेगा, सारा डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा
और वो आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को इनकॉर्पोरेट करेगा, नाम को भी रजिस्टर करवा देगा, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट देगा आपको वो क्या कंक्लूसिव एविडेंस हो गया कि आपका एलएलपी रजिस्टर्ड हो गया है? बताओ बताओ। हाँ ठीक है। अगर आपको नाम या फिर कुछ भी रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो चेंज करना तो क्या करना पड़ेगा? मैं चेंज कर सकता हूँ विद थ्रू पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर एनी अदर मैनर, ठीक है। इजी था एकदम, किसी भी तरीके से कर सकता है, चाहे आप रजिस्टर्ड ऑफिस रखो उसमें भी जरूरी नहीं है, या फिर अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर एड्रेस स्पेसिफिकली बता दिया, अगर आपने कोई भी एड्रेस को स्पेसिफिकली बता दिया तो भी उसमें आप जो है इंफॉर्मेशन जो है रिसीव कर सकते हो। सही है? बताओ यहाँ तक सब लोग ग्रिप में है? कल का क्लास ही बता रहा हूँ मैं अभी तो। हाँ सर। ठीक है। उसके बाद में क्या था आपका? नेम वगैरह का था। नेम क्योंकि बहुत क्रूशियल है, क्योंकि कोई भी नेम जो है सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, अलग होना चाहिए, रिजेंबल नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से आपको अपना नाम जो है उसको रजिस्टर कराना जरूरी है, ठीक है। आपको एलएलपी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी के केस में प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी लिमिटेड लगता है, उसी तरीके से एलएलपी का केस में आपका क्या लगता है? आपका एलएलपी एक्रोनिम लगता है एलएलपी, ठीक है। बट ये नाम जो है अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए और इट शुड नॉट रिजेंबल एनी पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट, ट्रेडमार्क या फिर कोई ऐसा ट्रेडमार्क जो कि अभी वेरिफिकेशन का स्टेटस में गया हुआ है। क्या आप अपने नाम को रिजर्व करा सकते हो? बताओ मेरे को। अगर ऊपर की चीजें गड़बड़ नहीं है, अगर आपके नाम जो है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो अगर अप्रूव करता है रजिस्ट्रार तो आप उसको 3 महीने तक क्या कर सकते हो? रिजर्व कर सकता है। 3 महीना तक अगर आपका एलएलपी फॉर्म नहीं हुआ तब वो नाम जो है क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा अपने आप। 3 मंथ्स के बाद भी अगर आपका एलएलपी अगर रजिस्टर नहीं हुआ, देन इन दैट केस क्या होगा? आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, नाम कैंसिल हो जाएगा, फिर कोई और जो है उसका नाम को यूज कर सकता है। सही है? बताओ मेरे को यहाँ तक। हाँ सर। फिर क्या आपको नाम चेंज कर सकता है या फिर आपको रिक्वेस्ट कर सकता है नाम चेंज करने के लिए? हाँ। ठीक है। सोचो अगर आपको बाई चांस एक नाम दे दिया, ठीक है, फिर बाद में पता चला कि यार वो नाम तो किसी और ने ऑलरेडी रजिस्टर करवा लिया था, या फिर किसी वक्त से वो नाम जो अब अनडिजायरेबल हो चुका है, तो सीजी, ठीक है, वो क्या कर सकता है? आपको डायरेक्ट कर सकता है टू चेंज योर नेम्स। और उस नाम को चेंज करने के लिए आपको कितना टाइम देता है बोलो? 3 महीना। ठीक है, 3 महीना के अंदर आपको दे सकता है, या फिर कोई लॉन्गर टाइम भी हो चाहे तो सीजी प्रोवाइड आपको कर सकता है। सही है? बताओ यहाँ तक क्लियर है आप लोग का? ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। याद आ रहा है आपको अच्छे से सबको? हाँ सर। ठीक है, एक बार घुमाना तो एक बार देख लो आप लोग। चलो आगे का पढ़ते हैं। अभी यहाँ तक हमने किया था, अभी एकदम ध्यान दो, आराम से, नया टॉपिक है सारा, ठीक है। पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस, ठीक है। पार्टनर्स का आपस में कैसे, एक तो बात पहले कि पार्टनर्स बनेंगे कैसे, नंबर 2 आपस में उनका रिश्ता कैसा रहेगा, किसके लिए वो लायबल रहेंगे, बिकॉज एलएलपी है तो इसमें लिमिटेड कैपिटल है, तो ये किसकी किसी चीज के लिए लायबल रहेंगे, ये सब पोर्शन अभी पढ़ेंगे हम लोग स्पेसिफिकली, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 22 जो है आपका वो है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी टू बी द पार्टनर्स। कौन लोग पार्टनर्स बन सकते हैं, किन्हें हम पार्टनर्स बोलेंगे इन एन एलएलपी। देखो पहला क्या लिखा हुआ है? ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन एलएलपी द पर्सन हु हैज सब्सक्राइब्ड देयर नेम्स। याद है क्या आपको? फर्स्ट शेयर होल्डर्स कौन बनता है? प्रमोटर्स कौन बनता है? कंपनी का केस में, कंपनी के केस में प्रमोटर्स कौन बनता है? जो शुरू में नाम जो है कहाँ रहता है आपका? मेमोरेंडम में क्या बोलेगा उसको? इधर क्या बोलता है एलएलपी को? एलएलपी में क्या बोलता है उसको? डॉक्यूमेंट। तो जिसका भी सब्सक्राइब किया हुआ है टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ही विल बी द पार्टनर्स। तो यानी कि शुरू में जिसने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जिनका नाम सब्सक्राइब किया हुआ है वो तो पार्टनर्स बन ही सकते हैं एलएलपी पे। और अगर सोचो एलएलपी फॉर्म हो गया, ठीक है, अब ऑन द रनिंग आपको जो है एलएलपी में पार्टनर्स एंटर करवाना है, तो वो आपका एंटर होगा एज पर द, क्या होगा? एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट। समझ में आया आपको? यानी जो भी एग्रीमेंट में, क्योंकि एग्रीमेंट तो जनरली बन जाता है, अदरवाइज आप शेड्यूल फॉलो कर देते हो, ठीक है। तो एलएलपी एग्रीमेंट तो या तो बनेगा ही,
और अगर एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है कोई एलएलपी का तो आप शेड्यूल फॉलो करते हो, बट चीजें तो रहती है, गाइडलाइंस तो रहती ही है। तो आप क्या करोगे, पहले जो लोग हैं, पहले पार्टनर्स जो है वो कैसे बनेंगे कि जो भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सब्सक्राइब करेगा दे विल बिकम द पार्टनर्स, एंड लेटर ऑन अगर किसी को पार्टनर बनाना है तो भैया स्ट्रिक्टली फॉलो द एलएलपी एग्रीमेंट, जैसा एलएलपी एग्रीमेंट बोलेगा उस हिसाब से आप पार्टनर्स को एंटर करवा सकते हो इन अ एलएलपी। समझ में आया? हाँ सर। फिर नेक्स्ट है रिश्ता। नेक्स्ट क्या है आपका? रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, रिश्ता, ठीक है, रास्ता हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो फिर जो बताओ, जो आपस में भाई। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होगा, जो आपस में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है कि पार्टनर से क्या राइट्स है, उसके पास में क्या हक है, वो सारे कहाँ लिखे हुए होंगे और कौन गाइड करेगा उसको, किसके थ्रू वो गाइड होगा? थ्रू द सेक्शन 23। ठीक है, कुछ भी बोल रहा है, एलएलपी एग्रीमेंट। सुबह का क्लास में भी कुछ भी बोल रहा था, अभी का क्लास में भी कुछ भी बोल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 2 क्या बोला? नंबर 2 LLP agreement and any changes shall be filed with the registrar and accompanied by such fees as may be prescribed. अगर आपको कुछ भी चेंजेस वगैरह कराना है अपने एलएलपी एग्रीमेंट में, तो आप मुझे बताओ, खुद से चेंजेस कराते हुए काम हो जाएगा या रजिस्ट्रार को भी बताना पड़ेगा कि मैंने अपने एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस करवाए हैं? बताओ मेरे को, रजिस्टर को भी बताना है ना? तो आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा जब भी आपको चेंजेस जो है वो अगर कर रहे होते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट जो है वो इन राइटिंग हो सकता है, ठीक है, चाहे आप उसको इनकॉर्पोरेशन के पहले बना लो, ठीक है, एंड चाहे जनरली क्या होता है जब आप इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो एलएलपी का, तो एग्रीमेंट वगैरह जो है उसी टाइम बन जाता है जनरली, ठीक है। अगर आप नॉर्मल सेंस में प्रैक्टिकली बताओ, प्रैक्टिकली बोलूं तो एलएलपी जो है जनरली उसके एग्रीमेंट्स जो है इन राइटिंग प्रॉपर्ली, ठीक है। अच्छा, ओरल चलेगा क्या? ओरल चलेगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या हुआ है, In writing. लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो एग्रीमेंट इन राइटिंग जनरली आपका एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो रहा होता है तो जनरली उस समय बना लिया होता है, और उसके बाद में अगर आपको चेंजेस वगैरह करना है तो इट कैन बी रैटिफाइड बाय व्हाट, बाय All partners after the incorporation of the रैटिफाई का मतलब क्या होता है? हाँ रैटिफाई का मतलब क्या होता है? रेक्टिफाइड, ठीक है, रेक्टिफाई नहीं है, सुधारना, अमेंडमेंट। चेंज। ठीक है। रेक्टिफाई का मतलब रेक्टिफाई नहीं होता है, रेक्टिफाई का मतलब होता है कि कुछ गलती को ठीक करना। तो जरूरी नहीं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है, कुछ तुमको क्लॉजेस चेंज करनी है, तो तुम क्या करोगे, चेंज कर सकते हो विद द एग्रीमेंट जो है बाय ऑल द पार्टनर्स आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी। अगर एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेड पार्टनरशिप का भी है या नहीं है एलएलपी में, राइट? हाँ। तो अगर एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है, देन इन दैट केस इट इज डिटरमिन्ड एज पर क्या लिखा हुआ आपका फर्स्ट शेड्यूल। याद है 4 शेड्यूल शुरू में, याद है शुरू सर में क्या 4 बोल रहे शेड्यूल्स था। सुनाई नहीं दे रहा था। पीछे कोई आवाज कर रहा है, कौन चेप रहा है? बाद में चेप लेना जो भी चेप रहा है, और चेप रहा तो म्यूजिक वो म्यूट करके चेपो, चेपुड़ा। मिनमय होगा। वो भी होगा हमको लगता है। नहीं भैया, हम तो बोल रहे हैं इतना शांति माहौल से, शांति माहौल से हम कैसा करना पड़ेगा। अब सुनो, अभी आवाज आ रहा है कोमल को? हाँ सर। ठीक है, तो मुझे बताओ, याद है आपको अगर हम लोग शुरू में जाए, भैया क्या बोल रहे, शेड्यूल 2 बता दीजिए ना एक बार। शेड्यूल 1 चार्ट 2 जो शेड्यूल था, ठीक है, ये देखो 4 शेड्यूल क्या क्या, देखो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में मेंशन किया हुआ है क्या यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल में? देखो, हाँ सर। ठीक है। हाँ तो अगर फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है तो क्या फॉलो होगा आपका? फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट अगर शेड्यूल। आपस में एग्रीमेंट बना ले तो आपस में एग्रीमेंट, अदरवाइज आप फर्स्ट शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ In the absence of the LLP agreement, the rights and duties shall be determined as per the first schedule. तो यानी कि सर ये अपने आप में सर ये इंपॉर्टेंट है, क्या है सर? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कौन करता है? एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट होता है आपका। ये आप कब आप फाइल करते हो रजिस्ट्रार के साथ में, कभी भी अगर आप चेंजेस वगैरह डाल रहे हो तो, ठीक है। जनरली ये राइट, जनरली क्या इसको राइटिंग में होना पड़ेगा एलएलपी एग्रीमेंट को, ठीक है। इट कैन बी रैटिफाइड बाय all the partners All partners. even after the incorporation of the LLP,
एंड अगर एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है तो आप क्या फॉलो करते हो? फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल को फॉलो करते हो। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। फिर नेक्स्ट क्या छे, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। ठीक है, अब एग्जांपल अगर सोचो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्या फ्लो अगर देखोगे ना चैप्टर का, तो फ्लो समझो किस तरीके से आप याद करोगे फ्लो को। पहले हमने पढ़ा कि सर एलएलपी होता क्या है। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा, एलएलपी होता क्या है, फीचर्स वगैरह के बारे में पढ़ा। फिर एलएलपी को खोलने का तरीका जानना है मेरे को, तो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जाना हम लोगों ने कि इनकॉर्पोरेशन कैसे करेंगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है, उसमें सारे रेगुलेशंस एंड आपको जितने डिटेल्स वगैरह है वो सारे कुछ जो है फिल करके रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ता है। फिर मैंने देखा कि नाम वगैरह को रजिस्टर कराना पड़ता है, नाम जरूरी है। ठीक है, तो नाम का ब्लॉकिंग कराना जरूरी है। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में पढ़ा, नाम के बाद रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में पढ़ा, मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा पार्टनर्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा पार्टनरशिप इंटरेस्ट के बारे में, राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में। ठीक है, अब इतना कुछ पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी कि अगर कोई पार्टनर जो है ही सीज टू एग्जिस्ट, यानी कि अगर उस पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म उसको अगर एलएलपी एग्रीमेंट एलएलपी फर्म में कंटिन्यू नहीं करना है, तब उससे रिलेटेड क्या क्या कंडीशंस है वो कहां लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 24 में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? a person may cease to be a partner of a LLP, ठीक है, in accordance with the agreement with the other partners। ठीक है, यानी कि जो एग्रीमेंट लिखा हुआ है एलएलपी एग्रीमेंट में, जिस हिसाब से एक पर्सन को एलएलपी छोड़ने का जो भी क्लॉजेस वगैरह है वो सिर्फ उसको फुलफिल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बताओ, जो भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो पहला चीज तो ये है कि आपने जो एग्रीमेंट बनाया है उसके हिसाब से जो है आप उसको फॉलो करो। एंड नंबर 2 क्या लिखा हुआ है आपका कि जब भी अगर कुछ भी एग्रीमेंट वगैरह नहीं है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? राइटिंग में देना पड़ेगा। ठीक है, नोटिस देना पड़ेगा। किसमें? नोटिस एंड राइटिंग देना पड़ेगा एटलीस्ट 30 डेज। ठीक है, टू द अदर पार्टनर्स। ठीक है, तो 30 डेज पहले आपको देना पड़ेगा टू दी अदर पार्टनर्स कि आप जो है रिजाइन करने का सोच रहे। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या बोला कि सबसे पहला हमने क्या बोला कि अगर किसी पार्टनर को कोई एलएलपी फर्म को छोड़ना है तो उसको या तो उसको एग्रीमेंट को देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से क्या टर्म एंड क्लॉजेस लिखा हुआ है उसको फॉलो करो। एंड इन केस अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा इन राइटिंग। ठीक है, एटलीस्ट 30 डेज पहले। ठीक है, दैट यू आर अबाउट टू रिजाइन। नंबर 2 लिखा हुआ है कि पर्सन शैल सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी। ठीक है, अपने आप, पहला तो ये हो गया कि मेरा इच्छा है इसमें। इस पर क्या लिखा हुआ? ऊपर क्या वर्ड लिखा हुआ है? मे, मतलब उसका जो है क्या है, ये उसका मन है। ठीक है, और किसी किसी केस में बाय डिफॉल्ट एक पार्टनर जो है वो एलएलपी से हट जाता है। किस तरीके से? नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? On his death or ठीक है, डेथ हो गया, या तो पार्टनर का डेथ हो गया। एलएलपी। ठीक है, पार्टनर का डेथ हो गया या फिर एलएलपी अपने आप में डिसॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद में उसको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया कि वो अनसाउंड माइंड का है। ठीक है, या फिर वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर उसका एप्लीकेशन जो है वो इंसॉल्वेंसी के लिए एडजुडिकेटेड, मतलब क्या हो गया उसका इंसॉल्वेंसी का जो डॉक्यूमेंट है वो अभी कोर्ट में पेंडिंग है एंड कोर्ट से डिसीजन आना पेंडिंग है। ठीक है, यानी कि वो या तो इंसॉल्वेंट हो चुका है या फिर उसका डॉक्यूमेंट, ठीक है, वेयर ही विल बी कंसीडर्ड और एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, दैट डॉक्यूमेंट इज पेंडिंग इन द कोर्ट। अगर ये सारी चीजें हुआ, ठीक है, तो आपके ऊपर चॉइस नहीं है कि आपको पार्टनर रहना है या नहीं रहना है। आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे? एलएलपी से एक्शन ही करवाते रहोगे, कल्टी हो जाओगे। ठीक है, फिर कल्टी आपको याद है क्या हल्का हल्का पार्टनरशिप फर्म में, अगर मैं पार्टनरशिप फर्म से रिटायर भी हो जाऊं, हट भी जाऊं, चला भी जाऊं, तो क्या मेरे थोड़े लाइबिलिटीज वगैरह रहते हैं क्या? हाँ सर। कैसे लाइबिलिटीज रहते हैं? हाँ भैया, मतलब अगर 3 अक्टूबर को अगर कोई आप ट्रांजैक्शन जिस दिन छोड़े उसके बाद के कुछ भी 2019 को। लाइबिलिटीज नहीं है, उसके आगे में जो लाइबिलिटीज है वो तो आपके रहेंगे ही। ठीक है, प्रोवाइडेड तब तक नहीं रहेगा जब तक अगर मैंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया हो। ठीक है, नहीं दिया। अरे बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है वीडियो में, पता नहीं क्यों, शेयर ही नहीं कर पाऊंगा इसको। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म होता है आपका, ठीक है, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म होता है तो क्या होता है आपका
कि पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, अगर आप रिटायर कर रहे हो, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, आपका लाइबिलिटी जो है वो खत्म नहीं होता है, ठीक है। वो आपका अगर कोई प्रीवियस एक्टिविटीज है, प्रीवियस चीजें हैं जिसमें आप पार्टनर थे, तो इवन आप अगर रिटायर हो जाते हो तब भी आप जो है उन एक्टिविटीज के लिए लायबल रहते हो। एंड इन केस अगर आपने रिटायरमेंट भी ले लिया और आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया that you are officially retiring from the partnership firm, that you cease to be a partner of the partnership firm, then in that case you will still be liable for all the acts done even after your retirement. इस केस में जो पार्टनर they cease to exist, ठीक है, या फिर they cease to exist in the LLP firm, ठीक है, LLP firm नहीं बोलूंगा, LLP, ठीक है, उनको बोला जाता है फॉर्मर पार्टनर। क्या बोला जाता है? फॉर्मर पार्टनर। फॉर्मर पार्टनर का मतलब है जो अब LLP का पार्ट नहीं रहे, ठीक है। तो अब क्या है, जनरली क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, where a person has ceased to be a partner of the LLP, that is a former partner, the same shall be regarded as still being a partner। यानी कि मैं फॉर्मर पार्टनर हूं, मैं LLP फॉर्म से निकल चुका हूं, बट मैं तब भी अगर पार्टनर रहूंगा, ठीक है, मैं पार्टनर तब भी रहूंगा LLP का, अगर ये दो केसेस सेटिस्फाई नहीं हुआ तो। यानी कि सर देखो, मैं पार्टनर जो है LLP का तब भी रहूंगा, ठीक है, मैं पार्टनर रहूंगा अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल नहीं हुआ तो। इसलिए वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अनलेस। देखो एक नेगेटिव पॉइंट के ऊपर एक और नेगेटिव, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। समझ में आया? यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट बताया है और अनलेस एक और अपने आप में नेगेटिव पॉइंट है, तो क्या हुआ यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो गया। यानी कि फॉर्मर पार्टनर कब जो है अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज ऑफ हो सकता है, अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो गया तो। क्या लिखा हुआ है देखो, द पर्सन हैज द नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द LLP। देखो ये वाला सेम पॉइंट अगर याद करो, आप तो पार्टनरशिप में था, याद आ रहा है हल्का हल्का, कि अगर मैं रिटायर हो रहा हूं, ठीक है, मैंने रिटायरमेंट ले ली है, ठीक है, मैंने सब कुछ कर लिया है, थर्ड पार्टी को पता भी है कि मैंने फर्म से रिटायरमेंट ले ली है, फिर भी वो मुझसे ट्रांजैक्शंस कर रहा है, तब मुझे बताओ क्या मैं लायबल रहूंगा? नहीं। ठीक है। सिमिलरली जो पर्सन को मैंने नोटिस दे दिया है कि अब मैं पार्टनर नहीं रहा, फिर भी वो मुझसे डीलिंग अगर कर रहा है, तो मुझे बताओ क्या मैं लायबल रहूंगा एज अ फॉर्मर पार्टनर इन LLP? नहीं सर। ठीक है, नहीं रहूंगा। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है आपका? नंबर 2 क्या लिखा हुआ है आपका? Notice that the former partner has ceased to be partner of the LLP has been delivered to the registrar. उस केस में क्या देना पड़ता था आपको? पब्लिक नोटिस, राइट? ठीक है। हाँ। इस केस में आपको क्या करना पड़ता है? पब्लिक नोटिस तो आप दो ही दो, क्योंकि देना ही पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी को पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, बट आपको एक साथ में एक और नोटिस देना पड़ेगा। किसको? Registrar रजिस्ट्रार को, कि भाई जी मैं अभी LLP में कंटिन्यू को नहीं करेगा। करूं, ठीक है, मैं अभी LLP में कंटिन्यू नहीं करूंगा, ठीक है, कोनी करसी। एक वो वाले तो साइड से थोड़ा सा मारो तो टमाटर तो साइड से। भैया भैया मैं सीख रहा हूँ भैया, आप लोग से ऐसे मत सीखो प्लीज। कोऑपरेट करो भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो चलो फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? Keeping the jokes aside, क्या लिखा हुआ है? The cessation of the partner from the LLP does not discharge the partners from any obligations to the LLP or to the other partners or to any other partner which is incurred being a partner। ये आप लोगों को पता है क्या लिखा हुआ है? बताओ मेरे को क्या लिखा है? इसका मतलब क्या है कि जब वो पार्टनर जो फॉर्मर पार्टनर था, ठीक है, जब वो फॉर्मर पार्टनर जो है, ठीक है, वो जब भी पार्टनर था LLP में, ठीक है, तब के लिए, तब के एक्ट्स के लिए क्या वो लायबल रहेगा? हाँ सर। यही पॉइंट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? सेम तो पार्टनरशिप फॉर्म की तरह है या नहीं, बताओ मेरे को। हाँ सर है। सेम हो गया ये। फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? Where a partner of the LLP ceases to be a partner unless otherwise provided in the LLP agreement, the former partner or the person entitled to the share of consequences of the death or insolvency of the partner shall be entitled the following amount। सर क्या सर इतना इंग्लिश क्या बोल रहे हो सर? बता रहा हूं, देखो जब LLP एग्रीमेंट से कोई डिस्चार्ज ऑफ हो रहा है, कोई पार्टनर निकल रहा है, डेथ की वजह से हो गया, इंसॉल्वेंसी की वजह से हो गया, या फिर आप जनरल में भी अगर पार्टनरशिप फॉर्म से निकल रहे हो, तो क्या मैंने जब LLP शुरू किया था, जब मैं LLP का पार्ट बना था, तो मैंने क्या कुछ कंट्रीब्यूट किया था LLP की तरफ? हाँ सर। है ना, LLP की तरफ मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया था, तो भैया जो कंट्रीब्यूट किया है उसको लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, जो मैंने शुरू में कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया था, जब मैं LLP में आ रहा था, तो मैंने क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया था? जी हाँ किया था सर। पैसे लगा के मैं घुसा था सर पार्टनरशिप LLP फॉर्म में, ठीक है। तो वो जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो तो मैं लेकर
जाऊंगा। जाऊंगा, ठीक है। और अगर आपने इन पीरियड में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी कमाया है, ठीक है, जो भी उसका पीरियड का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स था, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेस, वो नेट अमाउंट को भी लेकर जाऊंगा। जाऊंगा। तो यानी कि देखो यहाँ पे दो चीज में लेके जाऊंगा, क्या क्या है, नंबर 1 कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड नंबर 2 क्या बोला मैंने, शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आफ्टर क्या, आफ्टर आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यानी कि नेट प्रॉफिट बोल सकता हूँ क्या सिंपल लैंग्वेज में। हाँ सर। अगर मैं लिख देता हूँ नेट प्रॉफिट्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। समझ में आया आपको? तो जब भी पार्टनर सीज ऑफ कर रहा है, ठीक है, आप अगर इतना भी लिख दो, ठीक है, वेर अ पार्टनर द एलएलपी सीजेस टू बी अ पार्टनर, ठीक है, शैल एंटाइटल टू रिसीव फ्रॉम द एलएलपी, इतना भी अगर आप लिख लोगे, ये सब अगर नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है, शैल बी एंटाइटल टू रिसीव दिस थिंग्स। सही है यहाँ तक? हाँ किसी को सर। कोई डाउट यहाँ पे? Last but not the least क्या लिखा हुआ है, a former partner or a person entitled to his share in consequences of a death or insolvency of the partner। अच्छा सुनो सुनो, आप अगर पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म से निकल गए, ठीक है, सोचो इन द केस ऑफ डेथ हो गया या फिर इंसॉल्वेंसी हो गया, तो क्या फिर आप या फिर आपके कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है, कैन दे इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ द एलएलपी? सोचो किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, वो बोलता है मैं इंसॉल्वेंट ही तो हुआ हूँ, अभी मैं एलएलपी में तो कुछ कुछ चीजें मैनेज कर सकता हूँ, क्या ये अलाउड होगा? नहीं। ठीक है, तो इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, शैल नॉट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ द एलएलपी। ये लिखा हुआ है कि जो भाई आप पार्टनर नहीं रहा, वो अब एलएलपी का जो मैनेजमेंट है उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उसके पास कोई भी राइट्स जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? बताओ मेरे को। सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या चीज हम लोगों ने पढ़ा कि सर पहला बात अभी तक क्लियर है। सीज कैसे हो सकता है आपका पार्टनरशिप इंटरेस्ट। नंबर 1 एग्रीमेंट बिटवीन दी अदर पार्टनर्स। नंबर 2 अगर एग्रीमेंट नहीं है तो नोटिस राइटिंग दे सकता है एटलीस्ट कितना दिन पहले, 30 days। 30 days पहले। ठीक है, कब कब ऑटोमेटिकली यू विल बी सीजिंग ऑफ फ्रॉम योर पार्टनरशिप फर्म, क्या होगा? अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, डेथ या फिर इंसॉल्वेंसी हो गया आपका, अनसाउंड माइंड का हो गया, या फिर आपका एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है इन रिलेशन टू इंसॉल्वेंसी। ठीक है, फिर मुझे बताओ जो पार्टनर अब एलएलपी का पार्ट नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मर पार्टनर। फॉर्मर पार्टनर अपना लायबिलिटी से कब, मैं एकदम सिंपल बोल देता हूँ, उसको घुमा के नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि फॉर्मर पार्टनर जो है, ठीक है, फॉर्मर पार्टनर जो है वो अपने लायबिलिटी से कब डिस्चार्ज ऑफ होता है? जब वो नोटिस दे देता है। नोटिस दे देता है। सबसे जरूरी चीज क्या नोटिस दे देता है। उसने नोटिस दे दिया है। ठीक है, उसने नोटिस दे दिया है टू द पर्सन डीलिंग टू हिम दैट ही इज नो लॉन्गर द पार्टनर ऑफ द एलएलपी। नंबर 2 क्या बोला मैंने? एलएलपी रजिस्ट्रार को भी नोटिस देना तो पड़ेगा। यहाँ पे आप ये नोटिस देना, अगर कोई चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकता है, यहाँ पे गिवन नोटिस to the person dealing that he has ceased to be the partner of the LLP। ठीक है, सही है क्या बॉस? आगे बढ़े? हाँ सर। याद है सबको? क्लियर है? हाँ। रिश्ता वाला याद है क्या आपको? रिलेशन वाला किसके हिसाब से होता है? एज पर दी एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट। क्या करना, किसको फाइल कराना पड़ता है क्या आपको रजिस्ट्रार को, अगर कुछ भी चेंजेस वगैरह लेके आ रहे हो तो? हाँ सर। एग्रीमेंट में राइटिंग होना पड़ेगा क्या? हाँ। जनरली वो कब होता है? जनरली इनकॉर्पोरेशन के वक्त। क्या आप उसे रेटिफाई कर सकते हो? हाँ सर। कब, कैसे कर सकते हो रेटिफाई? जब सारे पार्टनर्स क्या एग्री करे एग्री करे तब। और मुझे बताओ अगर एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है तो क्या फॉलो करेंगे? फर्स्ट शेड्यूल। और शेड्यूल फॉलो। ये भी चीजें क्लियर है एकदम? ठीक है, लास्ट नीचे आइए आप लोग। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन द पार्टनर्स। अगर कोई भी पार्टनर्स वगैरह में चेंजेस लाना है
ठीक है, मतलब इन टर्म्स ऑफ नेम एड्रेस अगर चेंज करना है आपको कोई पार्टनर का, ठीक है, तो पार्टनर को जो है एलएलपी को इन्फॉर्म करना पड़ता है विद इन हाउ मेनी डेज? 15 days. सर ये 15 दिन क्यों? जनरली ऊपर में तो हर चीज में हमें 30 दिन पड़ रहा है या नहीं? दिमाग में आया? सर ऊपर में जितना चीज पढ़ा हम लोग कितने दिन का पढ़ रहा है? 30 days. 30 डेज का, यहाँ 15 डेज क्यों? क्योंकि 15 दिन के अंदर पार्टनर जो है मुझे बोलेगा कि ये नेम मेरा चेंज हो रहा है, मेरा नाम अब से लक्ष्य की जगह में, सॉरी, मेरा नाम अब से विशाल की जगह में विनोद हो गया है, ठीक है, तो अब वो नाम चेंज करने का है, ठीक है, तो मुझे बताओ नाम जब चेंज करने का तो मुझे कितने दिन में इन्फॉर्म करना पड़ेगा? 15 days. 15 डेज करना पड़ेगा, बिकॉज 30 डेज के अंदर एलएलपी को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि उसके पार्टनर का नाम या फिर एड्रेस जो है वो चेंज हो चुका है। देखो यहाँ पे एलएलपी शैल वेयर अ पर्सन becomes or ceases to be a partner file a notice with the registrar within 30 days from the date he becomes or ceases to be a partner, and where there is a change in the name or address of the partner, file a notice with the registrar within 30 days of such change। यानी कि ऊपर देखो सर दो टॉपिक को जोड़ दिया इन्होंने, क्या? नंबर 1 ऊपर में सेक्शन हमने पढ़ा था क्या, उसमें हमने क्या पढ़ा था? सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो यानी कि अगर पार्टनर्स निकल जाते हैं एलएलपी फर्म से तो भी आप क्या करोगे? एलएलपी क्या करेगा? 30 डेज के अंदर इन्फॉर्म करेगा किसको? रजिस्ट्रार को कि सर हमारे फर्म से एक्स एंड एक्स पार्टनर्स जो है वो निकल चुके हैं, ठीक है। एंड अगर कोई भी पार्टनर नाम चेंज करता है या फिर कोई एड्रेस वगैरह में अपडेट करता है, देन इन दैट केस भी आपको रजिस्ट्रार को अपडेट करना पड़ेगा इन 30 डेज। यानी कि कुछ भी चेंज हुआ अगर एलएलपी में तो आपको किसको इन्फॉर्म करना पड़ता है? जनरली रजिस्ट्रार को। और जनरली एलएलपी के पास कितना टाइम रहता है? 30 days. 30 डेज रहता है, ठीक है। तो जब भी आप नोटिस वगैरह फाइल करोगे तो याद है कुछ प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा, कुछ प्रिस्क्राइब फीस होगा, और क्या पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। देखो तो वही लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में, क्या लिखा हुआ कोमल पढ़ो तो एक बार। A notice filed with the registrar under subsection 2 मैंने ये पहले का चेंजेस number ये वाला पॉइंट का मतलब shall be in such form and complied by such fees as may be prescribed। ठीक है, जो भी प्रिस्क्राइब फीस है और जो भी आपका फॉर्म वगैरह है उसको आपको जमा करना पड़ेगा। फिर क्या लिखा हुआ है? shall be signed by the designated partner of the LLP and authenticated in a manner as may be prescribed। अगर कॉमन सील है तो कॉमन सील के थ्रू आप ऑथेंटिकेट करोगे, डिजिटल सिग्नेचर तो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप ऑथेंटिकेट करोगे, जिस भी तरीके से साइन करके ऑथेंटिकेट करना तो साइन करके ऑथेंटिकेट आप करोगे। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? if it relates to an incoming partner shall contain a statement by such partner that he consents to becoming a partner signed by him and authenticated in the manner as may be prescribed। थर्ड पॉइंट क्या है बता दो मेरे को खाली। अगर किसी पार्टनर को हम लोग अपने एलएलपी में इंटर करवा रहे हैं तो मुझे बताओ, हाँ ठीक है मैंने नोटिस सबमिट कर दिया कि सो एंड सो पार्टनर जो है वो हमारा एलएलपी में बन रहा है, बट उससे काम होगा या उसको बोले कि भाई तो एक काम कर उसका भी स्टेटमेंट लेके आ, हम लोगों ने बोला शाहरुख खान अब से हमारा एलएलपी का पार्ट है, ऐसे काम होगा क्या? नहीं। उसका भी हम लोग कंसेंट लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? भाई उसको भी हमारा एलएलपी का फॉर्म एलएलपी का पार्ट बनना है या नहीं बनना है? सही बात है या नहीं? तो उसका कंसेंट जो है वो भी मेरे को चाहिए कि वो पार्टनर बनेगा, और साथ में मेरा सब कुछ जो है प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेट भी होना चाहिए। तो उसी फॉर्म में कंसेंट भी अपने ऑथेंटिकेशन भी जमा करके किसको सबमिट करेगा आप? रजिस्ट्रार को आप सबमिट करोगे। क्लियर है क्या? हाँ। अगर नहीं करोगे तो क्या पेनल्टीज वगैरह था क्या? फाइन वगैरह पेनल्टीज वाला है? हाँ सर। ये देख लेना, अगर याद होता तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है कोमल में पढ़ो तो, पॉइंट नंबर 5। Any person who ceases to be a partner of a LLP may himself file with the registrar the notice referred to in subsection 3 if he has reasonable cause to believe that the LLP may not file the notice with the registrar, and in case of any such notice filed by a partner, the registrar shall obtain a confirmation to his effect from the LLP unless the LLP has also filed such notice। ये क्या लिखा हमको समझ भी नहीं है, कोई समझा सकता है कि हमको पॉइंट नंबर 5 को? कृतिका कोई भी? सर अगर उस पार्टनर को लगता है कि एलएलपी फर्म की तरफ से उन लोग रजिस्ट्रार को नोटिस नहीं दिया होगा तो फिर वो अपने तरफ से भी नोटिस देगा रजिस्ट्रार को कि हम निकल रहे हैं। ठीक है, बट हाउएवर क्या लिखा हुआ है? कोई कंफर्मेशन नहीं चाहिए। इफ नो कंफर्मेशन इज गिवन बाय द एलएलपी विद इन 15 डेज द रजिस्ट्रार शैल
register the notice made by the person ceasing to be a partner under this section। यानी कि ये पूरा का पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा? पूरा बता दो एक बार के लिए कृतिका, क्या होगा? सर ये पॉइंट नंबर 5 का ना? पॉइंट नंबर 5 का पूरा हाउएवर वाला पार्ट को इंक्लूड करके क्या है, अच्छे से बता दो। अगर एलएलपी की तरफ से 15 दिन के अंदर नोटिस नहीं जाएगा रजिस्ट्रार के पास, तो फिर पार्टनर जो है, जो सीज हो रहा है, वो नोटिस दे देगा कि हम नहीं सीज हो रहे नहीं पार्टनर। नहीं नहीं, देखो अगर पार्टनर चाहे तो भी क्या पार्टनर भी अपना जो भी आपका नोटिस वगैरह है क्या वो सबमिट कर सकता है रजिस्ट्रार को? जस्ट इन केस अगर एलएलपी ना सबमिट करे तो क्या वो भी एक्सेप्ट हो सकता है? क्या पता एलएलपी को नोटिस सबमिट करना था, ठीक है, बट उसने सबमिट नहीं किया, तो देन इन दैट केस क्या दूसरा पार्टनर जो भी पार्टनर वो सीज ऑफ कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, क्या वो अपना नोटिस दे सकता है रजिस्ट्रार को? हाँ। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे अगर आपने नोटिस सबमिट कर दिया, उसके बाद क्या एलएलपी जो रजिस्ट्रार है वो 15 डेज तक वेट करेगा। समझ में आ रहा है? 15 दिन के अंदर तक भी, आपको याद है फॉर्म जो था, याद है वो शुरू में एलएलपी के पास कितने दिन था? 15 डेज अभी है आपका। एलएलपी जो के लिए 15 दिन वेट करेगा कि आप जो है एलएलपी सबमिट करेगा कुछ नोटिस है कंफर्मेशन। अगर एलएलपी ने कोई कंफर्मेशन वगैरह सबमिट नहीं किया, देन इन दैट केस जो नोटिस पार्टनर ने दिया है उसको रजिस्ट्रार क्या करेगा? कंसिडर नहीं करेगा। कर लेगा। समझ में आया आपको? ठीक है। अगर कुछ भी अदर कंफर्मेशन अगर एलएलपी देता तो एलएलपी का देख लेगा। अगर 15 दिन के अंदर भी एलएलपी ने कोई जवाब नहीं दिया, देन इन दैट केस क्या मान लेगा हम लोग कि जो पार्टनर ने दिया है नोटिस वही आपका वैलिड है, या फिर उसको कंसिडर कर लेगा। विद्या को समझ में आया ये वाला पार्ट? सर ये सब चीज हाँ सर। याद करने होंगे? ये याद नहीं करना, ये पार्ट को समझ लो, खाली याद नहीं करना इस वाला पार्ट को। ये वाले नहीं, मतलब जो सेक्शन है जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनर सेक्शन 25 में वो कुछ कुछ थोड़ा बेटर रहता है किया हुआ रहता है, ज्यादा सेक्शन इसमें है नहीं वैसे देखा जाए तो एक लिस्ट में अगर आप लोग लिख लेते हो तो याद हो जाता है। क्योंकि क्या होता है एलएलपी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपको ना याद नहीं रहता है, बहुत सारा जो होता है ना बीच बीच का पॉइंट्स भूल जाता है आप लोग। तो एलएलपी क्या होता है, सेक्शन नंबर के साथ में करोगे जल्दी से याद हो जाएगा फटक से। मतलब मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि एलएलपी के ज्यादा सेक्शंस नहीं है, सब सेक्शंस याद मत करो, बट मेन सेक्शन नंबर ना 23 24 जो मैं डिस्कस कर रहा है, 25 डिस्कस करेगा, 6 7 डिस्कस करेगा, जैसे 67 26 और 27 इंपॉर्टेंट है। तो वो सेक्शन नंबर्स जो मेन है, सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ये सब याद मत करो, सेक्शन नंबर्स जो है वो याद कर लो मेरे हिसाब से। ज्यादा सेक्शंस है भी नहीं इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ओके सर। ठीक है। तो एक पेज में जब एलएलपी का जो आपके पास नोट्स अगर आप प्रिंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, तो उसके आगे में सारा सेक्शन नंबर्स लिख लो। तो क्या होगा आपका 24 सिजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट देख के आपको याद आ जाएगा सारे पॉइंट्स। समझ पा रहे हो? नहीं तो आप भूल जाओगे कि क्या था। सेक्शन 24 सिजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट देखिए आ जाएगा, हाँ क्या था। फिर 23 अगर भूल गए रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, तो फटाफट वो सेक्शन को फटाफट देख लो तो याद आ जाएगा आपको। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप एज अ थॉरो टेक्स्ट पढ़ोगे तो भूलोगे ही भूलोगे, एलएलपी श्योर है। ठीक है। प्लस मैं रिवाइज तो करवाऊंगा आपको एक बार अच्छे से। ठीक है सर। काहे टेंशन करता है? ठीक है। बट मैं क्या करूंगा ना, अब रिवीजन के वक्त मैं समझ गया हूँ, 1 या 2 जन को ही बुलाऊंगा बस, बाकी लोग को नहीं बुलाऊंगा। रिवीजन के वक्त में बहुत आवाज होता है पीछे पीछे, और अगर बुलाया तो क्या करूंगा, नहीं बुलाना तो मुझको मन है, क्योंकि फिर अकेला अकेला मजा नहीं आता मुझको कराने में रिवीजन। देखता ठीक है, यहाँ पे सही है यहाँ तक? हाँ सर। एक बार रीड कर लो तो आप लोग फटाफट, या रीड कर लोगे घर पे, बताओ मेरे को 25 वाला पार्ट। ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। क्लियर है क्या ये वाला पार्ट पूरा अच्छे से? ग्रिप पे है अभी तो सारा टॉपिक्स? देखो एक बार पेपर को देख के, नोट्स को देख के याद आ रहा है क्या क्या चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है? देखो एक बार अच्छे से। इसलिए बार बार मैं नोट्स ऐसे घुमाता रहता हूँ कि अगर नोट्स देख के अगर आपको याद आ रहा है कि हाँ ये टॉपिक में ये था, ये टॉपिक में ये था, तो समझ लो आपको याद हो रहा है। और अगर आपने खाली क्लास किया है, घर पे नहीं पढ़ा अभी तक एलएलपी एक्ट, ठीक है, तब भी आपको याद आ रहा है टॉपिक्स, तो आप समझ जाना कि एकदम सही ट्रैक में हो।
ठीक है, आगे बढ़े। हाँ ना, नको, आलू। हाँ सर। हाँ सर। जब नहीं बोलना तब बोलता है। बेशरम्स, वेरी बेशरम पीपल, आई मस्ट टेल। एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर, वो आपको जो हेडिंग है उसको देख के समझ में आ रहा हो कि हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अबाउट द लायबिलिटी कितना होता है। LP बाहर आओ तो, तुम्हारा नेटवर्क एकदम टट्टी है, हम बता रहे तुम बाहर आओ, ठीक है, खुले में आओ। तो मैंने बोला ना खुले में आओ, और खुले में भैया बारिश हो रहा है भैया बाहर। अरे ठीक है, अरे मेरा बात सुनो कि कितना आपका लायबिलिटी है ऑफ द पार्टनर एंड द एलएलपी, दोनों का लिखा हुआ है। किसका किसका लिखा हुआ? दोनों का, एलएलपी का भी लिखा हुआ है और पार्टनर का भी लिखा हुआ है। दोनों का कितना लायबिलिटीज है ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? ठीक है, आइए पढ़ते हैं। याद है सबसे पहला जो मैंने आपको कल एक सेक्शन करवाया था, याद है? लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स जो है, ठीक है, वो टुवर्ड्स द एलएलपी है। कैरेक्टरिस्टिक्स याद करो, म्यूचुअल एजेंसी वाला पॉइंट याद है आपको? कैरेक्टरिस्टिक्स में म्यूचुअल एजेंसी में हाँ क्या सर। लिखा हुआ था आपका कि लायबिलिटी जो है मेरा वो किसके टुवर्ड्स है? टुवर्ड्स द बिजनेस ऑफ LLP एलएलपी, या नॉट टुवर्ड्स द अदर other partners। वो कहाँ लिखा हुआ है? जो मैंने आपको म्यूचुअल एजेंसी वाला पॉइंट लिखा, वो लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 26 में। क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 26 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? Every partner of a LLP is for the purpose of the business of LLP, the agent of the LLP, but not of other partners। ठीक है, फिर सेक्शन 27 क्या लिखा हुआ है आपका? एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी। एलएलपी का लायबिलिटी कहां तक रहेगा? ठीक है, एलएलपी का लायबिलिटी कब तक रहता है? देखो, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय द पार्टनर in dealing with a person if the partner has no authority to act for the LLP in doing a particular activity। यानी कि LLP कब बाउंड नहीं रहेगा? जब ऐसा कोई पार्टनर ने कुछ काम किया जो कि उसकी ऑथोरिटी में ही नहीं था, पार्टनर के पास ऑथोरिटी नहीं था, फिर भी वो काम कर रहा था, अब LLP क्यों बाउंड रहेगा उसके लिए, राइट? नंबर 2, कोई पर्सन को पता है, फॉर एग्जांपल आस्था मुझसे डील कर रहा है, मैं LLP का पार्टनर हूं, आस्था को पता है कि मेरे पास पावर नहीं है, मेरे पास ऑथोरिटी नहीं है, फिर भी वो मुझसे डील करती है, तो मुझे बताओ क्या उसके लिए LLP लायबल होगा? नहीं सर। ठीक है, नहीं होगा सर, सीधा सा बात है। अगर आपने कोई पार्टनर ने, अगर कोई पार्टनर ने ऐसा कुछ काम किया जो कि आपकी ऑथोरिटी के बाहर है, ठीक है, ऑथोरिटी के बियॉन्ड है, तो मुझे बताओ क्या हम उसके लिए LLP लायबल होगा? नहीं, उसके लिए LLP लायबल नहीं होगा, सिंपल सा बात है। बट मुझे बताओ, आपके पास ऑथोरिटी तो सब कुछ था, आप LLP के पार्टनर हो, आपके पास सब कुछ पावर है, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली जाने अनजाने में, ठीक है, एक्चुअली जाने अनजाने में तो नहीं बोलूंगा, गलती से बोलूंगा, आपसे कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गलती हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ ऑमिशन हो गया, कुछ नेग्लिजेंस हो गया, कुछ गलत एक्टिविटी हो गया, जिसकी वजह से दूसरा पार्टी को थोड़ा लॉस हो गया, तो उस केस में मुझे बताओ क्या LLP लायबल होगा आपके एक्टिविटीज के लिए? सर वापस से बोलिए। मैंने बोला कि जनरली अगर आपके कोई ऑथोरिटी में पावर नहीं है और तब आपने बियॉन्ड ऑथोरिटी कुछ काम किया तो उसके लिए LLP लायबल नहीं होगा। नहीं। बट मैंने अगर बोला कि अगर आपने कुछ ऐसा, आप LLP के पार्टनर हो, ठीक है, आप काम कर रहे थे, काम करते करते आपसे कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ रॉन्गफुल एक्ट हो गया, कुछ ओमिशन हो गया, ठीक है, देन इन दैट केस क्या आपके LLP जो है लायबल रहेगी उसके लिए? हाँ सर। ठीक है, LLP लायबल है। क्या बाकी पार्टनर्स लायबल रहेंगे? नहीं। नहीं। नहीं रहेंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? बट अगर मुझे बताओ कि अगर मैंने जो काम किया, मैंने जो गलती की, वो मैंने जानबूझ के किया, मेरा वो फन एक्टिविटीज में था, फ्रॉड, याद है क्या आपको? फ्रॉड पे क्या था? यू से अनऑथोराइज्ड एक्शन। अनऑथराइज्ड एक्सेस, फिर नेग्लिजेंस। उसके वजह से किया था, उस केस में फर्म लायबल होगा क्या? नहीं LLP लायबल होगा या नहीं। आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा? मेरा खुद का पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होगा? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड होगा। अब मुझे बताओ, और जब भी लायबिलिटी बॉन्ड करने का बात आता है, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ गलती कर दी जिसकी जानबूझ के मैंने नहीं किया,
ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान ही कुछ गड़बड़ हो गया तो उसके लिए फर्म लायबल होगा। तो फर्म लायबल अगर होगा तो कितना एक्सटेंट तक होगा, जितना फर्म का प्रॉपर्टी है। उससे बियॉन्ड नहीं हो सकता है। हो पार्टनर्स का लायबिलिटी, पार्टनर्स का प्रॉपर्टी का लायबिलिटी होगा क्या कुछ? नहीं बाकी होता। पार्टनर्स का लायबिलिटी नहीं होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे LLP is not bound। LLP बाउंड कब नहीं है? जब कोई पार्टनर करता है कोई काम which is not in his authority, या फिर दूसरे पर्सन को पता है that he does not have the authority, still वो बिलीव करता है कि वो उसके पास पावर है। नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? LLP is liable if a partner of the LLP is liable to any person as a result of wrongful act or omission on his part in the course of, क्या लिखा हुआ है? बिजनेस ऑफ द एलएलपी और विद इन इट्स अथॉरिटी। ठीक है, यानी कि उसके बियॉन्ड अथॉरिटी बिजनेस के दौरान अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो गया तब LLP लायबल होगा। फिर क्या लिखा था? लायबिलिटीज ऑफ द LLP shall be met out from the property of the LLP and not from its पार्टनर्स। ये वाला पार्ट लिख लो। और नीचे में देखो रिकॉल लिखा हुआ है, रिकॉल फंड लिखा हुआ है आपका। उस केस में क्या होगा आपका? अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। उसके बारे में नीचे भैया देखो। फंड क्या है? मतलब समझा नहीं, रिकॉल फंड कल का नोट्स में से मांगा नहीं भाई साहब, ये पढ़ा नहीं, बैकअप मांगा नहीं मेरे से, गलती किसकी बता? मैंने गो थ्रू किया था बुक से मतलब रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मांगा? आपको मांगा था भैया। कहीं मांगा? भैया मांगा है। अच्छा रुको, ले मी चेक। 20 साल भैया, आज घर पहुंचा, कल से क्लास करूंगा, मुझे LLP का, अच्छा मुझे LLP का लेक्चर देता है, मेरा गलती है। हाँ चलो सुनो, ऐसे में क्या बोल रहा था कि फन का मतलब क्या होता है, कि फन का मतलब होता है 3 चीजें। यानी जनरली आपको कंपनीज एक्ट में याद है क्या कि अगर अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट याद है क्या आपको? हाँ याद है भैया। जनरली पार्टनर्स के पीछे म्यूचुअल एजेंसी रहता है क्या आपस में? अगर रहता है। रॉन्गफुल एक्ट होता है, नेग्लिजेंस होता है, आपकी तरफ से गलती हो गया, गड़बड़ हो गया, बट आप बिजनेस के ड्यू कोर्स में कर रहे थे। याद है मैंने आपको फेंस वाला एग्जांपल दिया था कि एक फेंस बनवाने का दिया था, बट फेंस में कुछ गड़बड़ी था, उसकी वजह से किसी को लॉस हो गया। तो उस क्योंकि ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस था तो सारे के सारे पार्टनर्स लायबल होंगे। बट अगर आपने फ्रॉड वगैरह करने की सोची, ठीक है, मैंने एफ से क्या बोला था? फ्रॉड बोला था, क्या बोला था मैंने? फ्रॉड मैंने कुछ और बोला था सर, याद है? ठीक है, तो एफ अगर सोचा फ्रॉड के वगैरह से, अगर आप कुछ किसी को डिसीव करने के लिए कोई काम करने की कोशिश कर रहे हो, उस केस में बताओ क्या बाकी पार्टनर्स लोगों को भी लायबल होना चाहिए इन द पार्टनरशिप फॉर्म? नहीं होगा भैया। तो सेम है फॉर LLP आल्सो। LLP फॉर्म में क्या होता है आपका, अगर आपने ऐसा कोई काम किया जो कि LLP का बिजनेस में था, बट हाँ उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, तो उस केस में LLP लायबल होगा। बट अगर आपने कोई फ्रॉड किया या फिर कुछ अनऑथराइज एक्सेस किया, आपने नेग्लिजेंस किया, ठीक है, अनडिजायरेबल एक्टिविटीज किया जो कि आपने जानबूझ के किया, देन इन दैट केस क्या होगा आपका? लायबिलिटी किसका होगा? पार्टनर्स का अनलिमिटेड हो जाएगा। फर्म विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, और अगर एक बार आपको देखना है तो ये देख लो, फन दिख रहा है आपको? भैया एफ फ्रॉड, अनऑथराइज्ड एक्शन, नेग्लिजेंस, ठीक है, और गंदा मतलब ये तीनों का मतलब FUN तीनों का किसमें जो पार्टनर फ्रॉड या अनऑथराइज्ड एक्शन या नेग्लिजेंस किया वही सिर्फ लायबल रहेगा। बराबर। हाँ नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी। क्या लिखा है? वो शॉर्टकट है। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, सेक्शन 28, ठीक है, सेक्शन 28 में एक्सटेंट ऑफ पार्टनर्स का क्या लायबिलिटी है वो लिखा हुआ है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? द पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर एन ऑब्लिगेशन इन सेक्शन 27, ऊपर वाला में, solely by the reason that he is a partner of the firm। मैं पर्सनली लायबल क्यों होऊंगा? सॉरी, फर्म ने बोला LLP। अगर मैं LLP का पार्टनर, उसका ये मतलब है क्या मैं लायबल हो जाऊंगा पर्सनली हर चीज के लिए? नहीं। ठीक है, द प्रूफ उसमें ये लिखा हुआ है कि just because I'm a partner in the LLP does not mean that I'll be liable for the activities in the firm. The provision shall not affect the personal liability of the partners for his own wrongful act or omission, but a partner shall not be personally liable for the wrongful act or omission by any other partner of the LLP. Other partners, देखो इसमें ब्रैकेट में मैंने इजी लैंग्वेज में लिख दिया, other partners won't be liable for the acts done by the partner. It is the firm which would be liable provided it isn't
हाँ ठीक है, तो ये वाला लाइन से समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, ऊपर में ये लॉ का लैंग्वेज था, यहाँ मैंने अपने लैंग्वेज में आप लोगों को थोड़ा इजी करके लिख दिया यहाँ पे। चलेगा? चलेगा समझ में बताइए। आया आप लोग को ये वाला पार्ट? हाँ सर। होल्डिंग आउट याद है क्या आपको किसी को? होल्डिंग आउट याद है? पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट याद है किसी को? पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप एक्ट में जो पढ़ा था आप लोगों को, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, हाँ भैया, टाइप ऑफ पार्टनरशिप। उसमें क्या था आपका? याद तक कराऊंगा आपको आज। हाँ, तो हड़बड़ी में कराना पड़ रहा है ना, आज की क्लास है एक तो आगे, शांति से कराने में मजा आता है। बताओ मेरे को, होल्डिंग आउट पे क्या था? वो पार्टनर अपना नाम दे देता है पार्टनरशिप फर्म को। नहीं, क्या था होल्डिंग आउट? सबका सब भूल गया, बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। हाँ बोलो, क्या था पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, क्या था? हाँ कोमल, आस्था, कोमल, कोमल को याद नहीं, जब भी चुप हो जाता है, वो समझ में आ गया। सर मतलब अगर कोई कोई एक पर्सन पार्टनर होने का मतलब प्रिटेंड किया वेरी किसी गुड। थर्ड पार्टी को। कृतिका तुम ये एग्जाम्पल भूल गया, बहुत गलत, तुम्हारे ऊपर तो एग्जाम्पल दिया था मैंने ये वाला। किसी ने बोला, अरे कोई वो लोग होता है ना जो कि पार्टनरशिप फर्म में रहते ही है जनरली, कोई भी बाहर का आदमी आके पूछता है कि सर आप भी पार्टनर को, हाँ मेरा ही दुकान है, मेरा ही तो फर्म है, ठीक है। और मैंने जैसे ऐसे बोला कि मेरा ही फर्म है, उसको विश्वास करते हुए लोग बाग ने डीलिंग कर लिया मुझसे। तो मुझे बताओ, अगर डीलिंग कर दिया तो आप लाइबिलिटी, इवन दो आई एम नॉट अ पार्टनर, मेरी लाइबिलिटी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? हाँ सर। तो आई विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर, ठीक है, एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो जाएगा आपका। यानी कि मैंने ऐसा अपना एक्सप्रेशन दिखाया, ऐसा स्पोकन कंडक्ट दिखाया, या फिर कंडक्ट से ऐसे दिखाया कि इवन इफ आई एम नॉट अ पार्टनर बट स्टिल आई एम शोइंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द थर्ड पार्टी दैट आई एम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप कंसर्न। और इस केस में क्या होगा आपका? एलएलपी में पार्टनर है। ठीक है, इन द केस क्या होगा आपका? एलएलपी में पार्टनर है। तो इन दैट केस, ठीक है, मुझे बताओ आप लोग, इन दैट केस मुझे बताओ आप लोग कि अगर कोई भी लाइबिलिटी आ जाएगा बिकॉज ऑफ दैट रीजन, क्योंकि आपने ऐसा बोला है कि आप फर्म के पार्टनर हो, फिर इन दैट केस मुझे बताओ आप लोग कि क्या वो जो पर्टिकुलर पार्टनर इन द एलएलपी वो लायबल होगा? सर वापस से बोलिए। मैंने बोला कि अगर किसी पार्टनर ने ऐसा एक्ट किया कि मैं पार्टनर हूं एलएलपी का, भले ही वो नहीं है, तो मुझे बताओ क्या उसकी लायबिलिटी क्रिएट होगी? हाँ सर। ठीक है, डेफिनेटली हाँ होगी। वही सेम है, इट इज होल्डिंग आउट। जो ये वाला पॉइंट है ये एकदम सिमिलर है, ठीक है, ये एकदम सिमिलर है टू द पार्टनरशिप एक्ट वाला जो है, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट जो वाला जो पॉइंट था ना, वो वाला पॉइंट से एकदम सिमिलर है, पार्टनरशिप एक्ट से बिल्कुल सिमिलर है ये वाला पॉइंट। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट तक? मुझे बताओ इसका खाली पॉइंट नंबर 2 जो है वो पढ़ो, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 आप लोगों का पढ़ा हुआ रहेगा पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ देखो तो, ये तो पार्टनर्स में होल्डिंग आउट वाला पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या है लिखा हुआ है? Where after a partner's death, the business is continued in the same LLP name, the continued use of that name or of the deceased partner's name as a part thereof shall not of itself make his legal representative or his estate liable for any act of the LLP done after his death. क्या आएगा? फर्म जो है आपका नेम यूज्ड आफ्टर द डेथ, Death तब लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल नॉट बी liable. ठीक है। जस्ट बिकॉज आपका नाम यूज कर रहा है, अभी भी फर्म का नाम यूज कर रहा है, तो इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि आप भी लायबल हो जाओगे, राइट, आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टनर। ऐसा होता है ना किरोड़ीमल। अब किरोड़ीमल जी जो थे वो तो काफी साल पुराने टाइम के, कब के चले गए, कल चल बसे, फर्म का नाम किरोड़ीमल से चल रहा है आगे, ठीक है। सोचो एलएलपी है, तो मुझे बताओ क्या अब जो किरोड़ीमल के बेटे हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, क्या वो लायबल रहेंगे क्या? नहीं सर। अनलेस दे आर अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी। सर इन केस ऑफ रिटायरमेंट भी तो नहीं होंगे ना? हाँ नहीं, जनरली इसमें डेथ का दिया हुआ आपका केस,
ठीक है, डेथ के बाद में जल्दी डिजीज लिखा हुआ ना इस पे देखो, क्योंकि रिटायरमेंट तो चीज ही अलग हो गया। डिजीज पार्टनर का केस में बताया है इस पे, डिजीज पार्टनर का नाम वगैरह यूज कर रहे हो तो आप अभी भी एलएलपी में, तब भी इसका जरूरी नहीं कि अगर आप सिंस नाम यूज करें तो उसका लायबिलिटी उनका मतलब उनका तो रहेगा नहीं, उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर उनका एस्टेट्स लायबल अब नहीं रहेगा। क्लियर है? बोलो बोलो, सही है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक आज करते हैं। ठीक है। 1 मिनट बाद में मेरा क्लास है, सोचो तो इतना हड़बड़ी में कराना पड़ रहा है। ठीक है, एक काम करो, खाली हो सके तो इसको एक बार यहाँ तक जो है पार्ट रीडिंग कर लो।